हे गाइस एंड व्हाट्स अप। वेल आई जस्ट वांट टू इन्फॉर्म यू कि ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ जाकर उसे देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ आएगी। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है तो दिस वीडियो स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। अब मैं सीधा जापान के लिए निकल जाता हूँ। प्लेन में बैठे बैठे मैं मज़ान के बारे में और रिसर्च कर रहा था और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा था। ऑल्दो ज़्यादा कुछ था नहीं नेट पर, मैंने हर जगह चेक करा, कोरा, ट्विटर, रेडिट, हर जगह। एंड फाइनली मुझे एक पोस्ट मिलती है। वो पोस्ट रेडिट पर की गई थी। एक आदमी ने जो अपना कुछ एक्सपीरियंस बता रहा था मज़ान को लेकर, कि कैसे मज़ान में किसी को नहीं जाना चाहिए और कैसे मज़ान एक दुनिया की सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस और डरावनी जगह है। वेल, मज़ान जाने से पहले मुझे इस आदमी से मिलना पड़ेगा, क्योंकि मज़ान के बारे में जितना मुझे पता चले, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास हो, मेरे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। मैंने उस आदमी को मैसेज किया था, हाय, एक नॉर्मल सा मैसेज जिसका कोई रिप्लाई ही नहीं आया। पता है क्या, एक चीज़ बताता हूँ कि जब भी आप लोगों को मदद के लिए पूछोगे ना, वो लोग भाव खाने लग जाएंगे, उन्हें अचानक से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने लग जाते हैं। सो मैं उसकी एक बार प्रोफाइल जाकर देखता हूँ। प्रोफाइल में देखता हूँ कि वो आदमी ट्रेडिंग से रिलेटेड पेजेस को फॉलो करता था, जिसका मतलब है कि हो ना हो वो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखता है। मैं उसे मैसेज करता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है रिलेटेड टू ट्रेडिंग। जिस पे उसका अचानक से रिप्लाई आ जाता है कि हाँ ब्रो, बताओ कि ऐसा क्या है तुम्हारे पास। मैं बताता हूँ कि जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ज़्यादा प्राइवेट चीज़ है, तो मैं ये ऐसे फ़ोन में टेक्स्ट नहीं कर सकता। मिलते हैं कहीं, फिर मैं बताता हूँ। और वो बंदा अपना ही एड्रेस भेज देता है। कितना बेवकूफ़ इंसान है। दो छोटे से टेक्स्ट में वो अपना एड्रेस रिवील कर रहा है, वो भी कहाँ पर, रेडिट पर। वेल, सरप्राइजिंगली इस लड़के ने जो अपना एड्रेस भेजा होता है वो और कहीं नहीं बल्कि मज़ान के पास का होता है। अब मैं उस आदमी से मिलने जाता हूँ उसके घर में। उसका नाम आरुतो होता है। आरुतो के घर में जाता हूँ तो मुझे ये रियलाइज़ होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी हालत देखकर, वो जिस तरीके से बिहेव कर रहा था, उसके बोलने का तरीका, सब कुछ, वो काफ़ी परेशान था। बट उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं आरुतो से मिलते ही पूछता हूँ जो भी मज़ान के बारे में है मुझे सब कुछ बताओ। जिस पे आरुतो एकदम हैरान हो जाता है और बोलता है कि मज़ान, तुम तो मुझे ट्रेडिंग के बारे में कुछ बताने वाले थे ना, तो मज़ान के बारे में क्यों पूछ रहे हो। मैं उसे बताता हूँ कि भाई देख, मेरा भी मूड नहीं है फालतू की बातें करने का, मुझे सीधा सीधा बता। और जो ट्रेडिंग का था वो सब मैंने सिर्फ तेरे से मिलने के लिए झूठ बोला था, और अभी मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ, तो जितना जल्दी तुमसे हो सकता है मुझे बता दो। आरू तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। जैसे बोलता है मैं उसका गला पकड़ लेता हूँ। मैं उसका गला पकड़ के एकदम उसे ज़मीन में गिरा देता हूँ और मैं बहुत गुस्से में बोलता हूँ कि देख, मेरा इस टाइम मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है, और मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप मुझे बता दे। इस समय मेरी बहन की जान का सवाल है, और सच बता रहा हूँ, अगर उसे कुछ हुआ ना, मैं सबसे पहले तुझे मारूंगा, समझा क्या। जिस पे आरू तो डरते हुए बोलता है कि ब्रो, अगर तुम्हारी बहन का सवाल है तो प्लीज़ मैं बता दूंगा, मुझे प्लीज़ कुछ मत करो, मुझे लगा कोई स्कैमर वैमर है, प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। गिड़गिड़ा रहा था, मैंने उसे छोड़ दिया। ठीक है भाई, जल्दी से बता मुझे। वो अपनी कुर्सी में बैठता है और फिर मुझे मज़ान के बारे में बताना शुरू करता है। आरू मुझे बताता है मज़ान के बारे में सबको अधूरी जानकारी है। असली सच सिर्फ आरुतो और उसके गांव वालों को पता है, क्योंकि मज़ान के कारण जितना कुछ इस गांव ने खोया था उतना किसी ने नहीं खोया था। सदियों से मज़ान की कहानी हमारे पूर्वजों के रक्त से लिखती आई है। ये कहानी मज़ान की नहीं, ये कहानी हमारे बलिदान की है। आरुतो बताता है कि एक समय हुआ करता था जब हमारा गांव खुशहाल हुआ करता था। यहाँ हर इंसान बिना किसी डर के जीता था, हर कोई यहाँ खुश रहता था, मगर किसी को नहीं पता था कि उनकी इसी खुशियों को जिंदगी भर के दर्द में बदलने के लिए वो 10 लोग आ रहे थे। वो 10 लोग एक ही पोशाक में आए थे। उनका ऑरा इतना ज़्यादा रहस्यमयी और इतना ज़्यादा डरावना था कि वो जहाँ से गुजरते वहाँ पर सिर्फ दुख और दर्द ही रहता, वहाँ पर सिर्फ मातम छा जाता। वो यहाँ पर किसी की तलाश में आए थे, जैसे कि किसी को ढूंढ रहे हो। जो भी उनके रास्ते में आता वो उनको मार देते। हमारे गांव में एक किताब है जो कई सालों पहले लिखी गई थी, और उस किताब में इन सब का जिक्र है कि कैसे 10 इंसान इस गांव में आएंगे। वो इंसान कम और शैतान ज़्यादा होंगे। वो इंसानों से शक्तिशाली, बेरहम और शैतान को चाहने वाले इस गांव में आएंगे अपने मालिक को वापस से इस दुनिया में जिंदा करने के लिए।
अपने मालिक को जिंदा करने के लिए उन्हें कई लोगों का बलिदान देना पड़ेगा, और जिन जिन का वो बलिदान देंगे उनकी सोल्स, उनकी आत्माओं को कैद करना पड़ेगा। जब वो ये सब कर लेंगे तब उनकी मालिक, जो कि इस दुनिया की सबसे खतरनाक एंटिटी होगी, वो जाग उठेगी। और एक बार वो जाग गई तो उसको रोक पाना नॉर्मल इंसानों के बस की बात नहीं होगी। वो 10 लोग और उनकी मालिक मिलकर इस पूरी दुनिया में राज करेंगे। खून की नदियां बहेंगी। वो लोगों को कीड़ों की तरह मसल के रख देंगे। पावर से पावरफुल इंसान उन लोगों को नहीं रोक पाएगा। गवर्नमेंट उनके सामने झुकेगी। अमीर से अमीर लोग उनके गुलाम बनेंगे और ये पूरी दुनिया एक शैतान का घर बनेगी। बताया जाता है कि इन 10 लोगों ने जिस तरीके से काले रंग की पोशाक पहनी थी, उसी तरीके से उनके मालिक लाल रंग यानी कि लहू के रंग की पोशाक पहनेगी। अब मैं आरुतो से पूछता हूँ कि जब ये सब लिखा हुआ है तो ऐसा भी तो लिखा होगा ना कि कैसे उन 10 लोगों को रोका जाए, उस रिचुअल को तोड़ा जाए इससे पहले कि वो अपने मालिक को जगा दे। क्यों ना उस मालिक को जगाने से पहले हम रोक दें, और फिर ये सब होगा ही नहीं। जिस पर आरुतो बताता है कि ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। किताब में एक और शख्स का जिक्र किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। उसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस एक छोटा सा जिक्र किया गया है। मालिक के बारे में फिर भी सबको पता है, उसे कैसे बुलाया जाए, वो आएगा तो क्या होगा, वो कितना पावरफुल है, सब कुछ। बट जो दूसरा शख्स है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वो खुद में एक मिस्ट्री है। और जितना हमारे सुनने में आया है वो ये है कि तीसरा शख्स जिसके बारे में किसी को नहीं पता, जिसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया गया सिर्फ इस किताब को छोड़कर, वो शख्स डेविल से भी ज़्यादा इविल होगा। वो जो मालिक है ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक, और उसकी पोशाक सफ़ेद रंग की होगी। वो जो 10 लोग हैं उन्हें भी इस सफ़ेद पोशाक वाले शख्स के बारे में कुछ नहीं पता, और इसीलिए उनका पूरा फोकस अपने मालिक को जगाने में है। वो अक्सर हमारे गांव आते हैं, या फिर कहूँ हर महीने हमारे गांव आते हैं, और 5 लोग हमारे गांव से ले जाते हैं। उनकी बलि देने के लिए, उनकी आत्माओं को कैद करने के लिए। ये बरसों से हमारे गांव में प्रथा चलती आई है कि वो आएंगे और 5 लोग ले जाएंगे। वो लेके तो 5 लोग जाते हैं, पर रोता पूरा गांव है। हम सदियों से इसी डर में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर हमारा ना हो, कहीं अगला नंबर हमारे घर वालों का ना हो। आरुतो मुझे आगे पूछता है कि पता भी है ऐसी फीलिंग कैसी होती है जब आप पे हमेशा जान का खतरा रहे और आपसे ज़्यादा आपके घर वालों पे रहे। आपके जीते जी आपको अपने घर वालों को मरता हुआ देखना पड़े। ये फीलिंग आपको अंदर से ख़त्म कर देती है। मैं आरुतो को बोलता हूँ कि ना तो मुझे ये चीज़ें पता है, ना मुझे पता करनी है, और जो चीज़ें मुझे पता करनी थी वो मैंने पता कर ली। ये बोलकर मैं अब उस जंगल की तरफ निकल पड़ता हूँ। आरुतो मुझसे पूछ रहा था कि आपको पता है फीलिंग कैसी होती है? भाई इस टाइम मेरी बहन की जान को खतरा है। मुझे सिर्फ पता नहीं है, मैं उस फीलिंग को फील कर पा रहा हूँ। एंड ट्रस्ट मी, ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। फीलिंग ऐसी है जो मेरे अंदर का डेविल जगा दे। मैं हूँ शैतान, आई नो कि मैं शैतान हूँ। मेरी जैसी इविल चीज़ें शायद ही किसी ने करी होगी, बट स्टिल ये फीलिंग इतनी खतरनाक है कि मैं पूरी दुनिया को जला सकता हूँ सिर्फ अपनी बहन को बचाने के लिए। अब मैं जंगल की तरफ जाने लगता हूँ, मजान की तरफ। तभी आरुतो भागते हुए आता है और मुझे रोकता है और बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी उस जंगल में गया है वो कभी वापस नहीं आया। हमारे गांव वालों ने इस मजान से बचने के लिए, उन 10 लोगों से बचने के लिए दुनिया के बड़े से बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया है, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। अभी हाल ही में एक भारत से, तुम्हारे ही देश से एक लड़की आई थी। हम सब ने सोचा था कि शायद वो हमें इन सब चीज़ों से बचा लेगी, पर वो भी अंदर तो गई पर बाहर नहीं आई। जैसे ही मैं ये चीज़ें सुनता हूँ मैं पागल हो जाता हूँ। मैं आरुतो को उसके गले से फिर पकड़ता हूँ और मैं बोलता हूँ कि वो लड़की मेरी बहन थी, और अगर उसे कुछ भी हुआ तो उन 10 लोगों का तो पता नहीं, पर तुम्हारे गांव को मैं अकेले पूरा जला दूंगा, राख कर दूंगा तुम सबको। तुम सब जो उन 10 लोगों से डर के जी रहे हो ना, ट्रस्ट में उन 10 लोगों ने भी इतना बुरा हाल नहीं करा होगा जितना मैं करूँगा। आरुतो को जैसे ही पता चलता है कि अनामिका का भाई मैं हूँ, वो अपने घुटनों में गिर जाता है और बस माफ़ी मांग रहा है और बोल रहा है कि प्लीज़ हमारा भरोसा करो, हम कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहते, हम बस अपनी जान बचाना चाहते हैं, अपने परिवार वालों को सेव करना चाहते हैं। और हमें नहीं पता था कि अनामिका के साथ ये सब हो जाएगा।
वेल मेरा मूड बहुत गंदी तरीके से ख़राब हुआ पड़ा है। मैं अगर यहाँ पर 1 सेकंड भी रुक गया तो मैं आरुतो को अभी ख़त्म कर दूंगा। मैं वहाँ से सीधा चले जाता हूँ और अब मैं मज़ान में एंटर करता हूँ। वहाँ पे जहाँ तक देखो सिर्फ घने घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। एक अजीब सी शांति और एक अजीब सी आहट थी वहाँ पर। कुछ बहुत अजीब था वहाँ पे, ऐसा जैसा मैंने कभी पहले फील ही नहीं करा था। वहाँ पर कुछ पेड़ों में कुछ सिंबल बने हुए थे, कुछ सैटेनिक सिंबल्स। मैं उन्हें फॉलो करने लगता हूँ। 1 पेड़, 2 पेड़, 3 पेड़ और धीरे धीरे मैं एक ऐसी जगह पहुँच जाता हूँ जो शायद मज़ान का एकदम सेंटर था। और जब मैं नीचे देखता हूँ तो मेरे पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा सिंबल बना होता है, एक ट्रायंगल में। मैं उसे समझ ही रहा होता हूँ कि ये क्या है कि तभी वो ट्रायंगल एकदम से खुल जाता है और मैं अचानक से नीचे गिर जाता हूँ। जब मैं नीचे गिरता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं किसी खंडर में हूँ, कोई बेसमेंट टाइप। जैसा घर में नीचे बेसमेंट होता है वैसे जंगल के बीच में एक अंदर जाकर एक बेसमेंट है जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट्स नहीं थी। मैं कैसे कैसे करके तो आगे बढ़ता हूँ। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक रूम में एंटर करता हूँ। एक बहुत बड़ा रूम, एक इतना बड़ा रूम कि उसे रूम बोलना भी शायद जायज़ नहीं होगा। और मैं क्या देखता हूँ, उधर कई सारी बॉडीज़ पड़ी थी, कई सारे शरीर पड़े हुए थे। और ये शायद वही शरीर थे जो आरुतो ने बताए थे कि 10 लोग हर बार 5 लोगों को लेकर जाते हैं, उन्हें मारते हैं और उनकी आत्माओं को कैद करते हैं। हर शरीर एक एक भाले के ऊपर ऐसे रखा गया था, मतलब ऐसे भाला रखा हुआ है और उसके ऊपर वो शरीर पूरा फंसाया गया है। मैं उन्हें देखते देखते आगे बढ़ता हूँ। मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि अचानक से मेरी नज़र अपनी बाईं साइड जाती है, लेफ़्ट साइड। और मैं देखता हूँ कि इतने सारे शरीरों में से एक शरीर अनामिका का था, मेरी बहन का। मैं भागते हुए अनामिका के पास जाता हूँ। अनामिका, उठो अनामिका। अनामिका तुझे क्या हुआ? वो बोल नहीं रही थी। वो बेजान पड़ी हुई थी और उसे देख के ऐसा लग रहा था कि उसके साथ जो भी हुआ है वो 3-4 दिन पहले हो चुका है। मुझे आज तक नहीं पता कि इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या फ़ील करूं। मुझे बस बहुत गुस्सा आ रहा था और मुझे गिल्ट हो रहा था कि काश मैंने अनामिका को जाने नहीं दिया होता, काश मैंने उसे रोक दिया होता, काश ये सब ना हुआ होता। मैं अनामिका को उस भाले से अलग करता हूँ। अनामिका का सर अपने पैरों पे रखता हूँ। उसकी यह हालत देखकर मुझे अजीब सा लग रहा था, एक ऐसी फीलिंग जो आज से पहले मैंने कभी फील ही नहीं करी थी। मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँगा। ये वो मोमेंट था जब आप अपना आपा खो बैठते हैं, जब आपको सारी दुनिया धुंधली लगती है, जब आप ये नहीं सोचते कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या सोचेगी और जो मैं करने जा रहा हूँ उसका क्या अंजाम होगा। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब मेरी खुद की सोच में, खुद के थॉट्स में, खुद की एक्शंस में कंट्रोल नहीं था। मैं कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो बैठा था। मेरा दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। मेरे पास अब कोई वजह नहीं थी, किसी भी चीज़ के लिए कोई वजह नहीं थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं उन बेवकूफ़ों की तरह नहीं हूं जो एक बॉडी को पकड़कर इस होप में रहेंगे कि शायद अब वो जाग जाए, शायद अब वो जाग जाए। मुझे पता है रियलिटी क्या है। मैं सीधा अंदर जाता हूँ, मैं उस गेट को खोलता हूँ। मेरे सामने एक और गेट होता है, मैं सीधा जाकर उसे खोलता हूँ, चिल्लाते हुए अंदर जाता हूँ। और जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरे सामने वो 10 लोग होते हैं। वो 10 लोग जो काली पोशाक में थे, वो 10 लोग जिन्होंने मेरी बहन को मारा है। वो 10 लोग मेरे को देखकर मेरी तरफ मुड़ते हैं और वो सब एक मूर्ति के सामने खड़े थे, एक स्टैच्यू के सामने। और जब मैं उस स्टैच्यू को ध्यान से देखता हूँ तो वो स्टैच्यू उन्हीं के मालिक का था। करीबन 40 फुट का स्टैच्यू, एकदम लाल रंग का। अगर ये स्टैच्यू है तो इसका मतलब है कि अभी तक मालिक ज़िंदा नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक रिचुअल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब वो 10 लोग मेरे पास आने लगते हैं। सच बताऊं तो वो नॉर्मल इंसान नहीं लग रहे थे। वो सब 8-9 फीट के थे, इतने लंबे। उनका बिल्ट बहुत ज़्यादा था और उनका ऑरा बहुत पावरफुल था। आई कैन फील दैट। मुझे एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जब वो मेरे पास आ रहे थे। मैं मान ही नहीं सकता कि वो नॉर्मल इंसान है। अब वो मेरे पास आ ही रहे थे कि अचानक से उन्हें कुछ होता है।
वो पीछे मुड़ते हैं और उस मूर्ति के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं, 5 लेफ्ट साइड में, 5 राइट साइड में, और बीच में वो 40 फीट की मूर्ति। ये क्या मजाक है? ये मुझसे लड़ने नहीं आ रहे, ये वहाँ जाके सिर्फ खड़े हैं, ये करना क्या चाह रहे हैं? पर जो भी हो, इस टाइम मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मजाक करने का। मैं उनकी तरफ भागते हुए जा ही रहा था कि मैं एकदम से रुक जाता हूँ और मुझे रियलाइज़ होता है कि ये सब तो मूर्ति की तरह ही लग रहे हैं। मतलब कि ये जस्ट अभी जिंदा थे और ये जब पीछे आके खड़े हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मूर्ति, कोई स्टैच्यू खड़ा है। कोई कह ही नहीं सकता कि ये लोग अभी ज़िंदा थे। और 1 मिनट, अगर ये ज़िंदा लोग वहाँ जाकर जब खड़े होते हैं तो मूर्ति लग सकते हैं, तो इसका मतलब कि ये 40 फीट की मूर्ति ये भी ज़िंदा हो सकती है। मैं उस मूर्ति को देख ही रहा था कि तभी उस मूर्ति ने मुझे देखकर स्माइल करा। वो कोई मूर्ति नहीं थी, वो कोई स्टैच्यू नहीं था, वो उन सब का मालिक था, जिसका नाम था मजान, जो कि एक लड़की का नाम था। इसका मतलब कि वो कोई मालिक नहीं बल्कि एक मालकिन थी। मजान अब अपने पैरों पर खड़ी होती है। वो 40 फीट की मूर्ति इतनी बड़ी लग रही थी और वो अपने पैरों पे खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक पहाड़ खड़ा हो गया हो। मैं शब्दों से समझा ही नहीं पाऊंगा कि वो कितना ज़्यादा डरावना था। मैं मजान के सामने इतना सा लग रहा था। अब मजान सीधा मेरे आंखों में देखती है। शी वॉज लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज। मजान एकदम लाल थी, उसके बाल भी लाल थे, उसके ड्रेस भी लाल थी और उसकी स्माइल इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि मानो उसकी स्माइल में सदियों का रहस्य छुपा हो। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा क्रीपी थी कि उसकी आंखों ने दुनिया की वो हर चीज़ देखी हो जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो मजान मुझे देखकर क्रीपी सी स्माइल करते हुए अपनी तलवार को हवा की तरफ उठाती है। हाँ, दैट्स इट, आई लॉस्ट। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी बहन को, अपने आप को, और अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस 40 फुट की मूर्त से नहीं लड़ सकता। मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, कितना भी पावरफुल कुछ भी कह दो, नॉर्मल इंसान हूँ। मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं कितना भी लड़ लूँ, कितना भी भाग लूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ, हार मेरी ही होनी है। मैं अब मजान को सीधा आंखों में देखता हूँ और ऐसी मौत होती है, हाँ, इसे मौत कहते हैं। दिस इज़ डेथ। हाँ, इतनी खतरनाक, इतनी डरावनी और इतनी मज़ेदार। ये एक यूनिक डेथ थी। ऑल्दो मैं किसी को बचा नहीं पाया, मेरी बहन को, मेरे ईगो को, किसी को भी मैं बचा नहीं पाया, बट एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मैं किसी नॉर्मल इंसान की मौत नहीं मरने वाला। मरते सब है, पर मेरी जैसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती। आई मीन सिर्फ सोचो कि मुझे मारने के लिए एक डेविल को आना पड़ा। Isn't it crazy? Like, कितनी स्पेशल मौत है भाई। आई मीन इस दुनिया के सबसे खतरनाक एंटिटी को आकर आपको मारना पड़ रहा है। वो 10 लोग नहीं, खुद मजान को मारना पड़ रहा है। आई मीन डैम, दैट वुड बी अ वन हेल ऑफ अ डेथ, राइट? मे बी आई एम नॉट अ हीरो, मे बी नहीं, आई एम नॉट अ हीरो, बट आई विल श्योरली डाई लाइक वन। वेल फाइनली, जैसे जैसे मजान की तलवार मेरी तरफ आ रही होती है, मेरे लिए धीरे धीरे सब कुछ स्लो और साइलेंट हो रहा था। इस समय पर एक पत्ते तक के हिलने की आवाज़ मुझे नहीं आ रही थी। अगर आवाज़ आ रही थी तो सिर्फ तलवार के नीचे आने की। मैंने तो अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था और मैं तब भी हंस रहा था क्योंकि क्या है ना, मरना सबको है, बट ऐसी मौत तो सिर्फ कुछ लोगों को ही नसीब होती है। कि तभी अचानक से कोई मुझे एकदम से धक्का मार देता है और वो धक्का इतनी ज़ोर से था कि मैं एक कोने में जाकर गिरता हूँ। मेरी बॉडी पूरी तरीके से छिल जाती है। मेरे सर पे बहुत गहरी चोट आती है, इतनी चोट कि पूरा खून नीचे गिर रहा था। मैं अपने सर को पकड़कर सिर्फ ये समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे इतनी ज़ोर से धक्का मारा किसने। क्योंकि देखो, अगर मुझे मारना है तो सीधा मारो, ये धक्का मारना, पंच मारना, ये चीज़ें मुझे इंस्टिगेट करती है। जब मैं ऊपर देखता हूँ तो मुझे बहुत ब्लरी विज़न था मेरा, मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, सब कुछ एकदम ब्लर हो चुका था। मुझे नहीं पता कैसे, क्या ये उन ऑरा की वजह से हुआ था जो मुझे फील हो रहे थे, क्या उन लोगों की वजह से था जो 10 लोग वहाँ खड़े थे, क्या ये खून बहने की वजह से था, या फिर क्या? जब मौत सामने आती है तो सब कुछ तुम्हें ऐसा ही दिखाई देता है।
मुझे नहीं समझ आ रहा था, बट हाँ, मैं वहाँ पर एक लड़की को देखता हूँ। एक लड़की इन 10 लोगों के बीच, इस मज़ान के बीच एक लड़की थी। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी। वो लड़की भागते हुए सीधा मेरे पास आती है। उस लड़की को देख वो 10 लोग जो काली पोशाक में थे वो भी उस लड़की के पीछे भागते हैं, पर वो लड़की पहले ही मेरे पास आ गई थी। और जब मैं उस लड़की को ध्यान से देखता हूँ तो वो कोई अनजान लड़की नहीं, बल्कि वो मेरी बहन अनामिका थी।